सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होगे। सो येस, आई एम बैक विथ माई अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, तो आप वीडियो एंड तक का तो ज़रूर देखना। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो जो इस तरीके के स्टोरीज़ सुनना पसंद करते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल ताकि हमारी रीच बढ़े, बिकॉज येस आई रियली नीड योर सपोर्ट। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर। एंड येस, अगर आप में से कोई ऐसा है जो मुझसे बात करना चाहता है तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। गो एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, जहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हो। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था, हम सब घर में बैठे हुए थे। हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, मन बाहर जाने को बस चाह रहा था, पर क्या करें, लॉकडाउन का समय ही ऐसा था। मन बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। मैं काफ़ी बेचैन सा होने लगा था घर में। मेरा एक बॉयफ्रेंड रह चुका है पहले, मैंने अपनी चीज़ों को समझा है। मैं जानता हूँ कि मुझे लड़के पसंद हैं। मैंने कभी घर में इन चीज़ों के ऊपर कभी चर्चा नहीं किया। अम्मी अब्बू को पता चला तो वो काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे। उनका कहना है हमारे इस्लाम धर्म में ये चीज़ें नापाक हैं, हराम हैं ये चीज़ें। मेरा बॉयफ्रेंड तो रहा है, पर मैंने ही उसे चीट किया, छोड़ दिया मैंने उसे। मुझे जो चाहिए था उसने वो कभी दिया ही नहीं, या वो समझा ही नहीं मुझे। हाँ, प्यार तो बहुत करता था, प्यार तो मैं भी करता था उससे, पर क्या करूँ, हर इंसान की एक ज़रूरत होती है। छोड़ो इसको। अम्मी अब्बू मुझसे काफ़ी खुश थे। मेरी उम्र करीब 27 साल थी। मैंने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन पूरी कर रखी है। उनका कहना था लॉकडाउन खुल जाए, इसके बाद किसी एक सुंदर सी दुल्हनिया से तेरी निकाह पढ़वा देंगे और तू भी अपने घर बार में खुश रहने लगेगा। खैर, अब उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरा किसी लड़की की तरफ दिल लगा ही नहीं, मुझे तो लड़के ही पसंद आते हैं। खैर, लॉकडाउन लग चुका था, कहीं आने जाना हर जगह बंद पे पाबंदी थी। हर जगह चारों तरफ पुलिस का पहरा था, कोई चाह के भी कहीं नहीं आ जा सकता था। और अब तो घर में राशन भी ख़त्म हो रहे थे। शाम को बैठा तो परिवार वाले बात कर रहे थे कि अब तो राशन भी ख़त्म होने को है, और राशन ख़त्म हो गया एक बार तो फिर उसके बाद क्या खाएंगे सारे। खैर, हमारे परिवार में तो ज़्यादा थे नहीं। मेरे अम्मी अबू का और कोई औलाद नहीं थी, मैं ही उनके अज़ीज़ था, और कोई भी नहीं था मेरे घर में। हाँ, वैसे हमारे यहाँ सिर्फ़ एक सिंगल औलाद तो होती नहीं, पर मेरे अम्मी अब्बू ने मेरे अलावा और कोई औलाद नहीं पैदा की, इसलिए इकलौता था तो काफ़ी सोचते थे मेरे बारे में। कभी चाह के भी बाहर नहीं आने जाने दिया। बोलते थे महामारी चल रही है, मुल्क इस समय तबाही के कगार पे है, बाहर नहीं जाना। खैर, मैं ख़ुद को कैसे रोकूं, बर्दाश्त तो मेरे से भी नहीं हो रहा था। उसी रात ख़बर निकली, पता चला कि आज से राशन की दुकानें खुलेंगी। मैं काफ़ी परेशान था, बहुत कोशिश किया अब्बू से कि मुझे भी बाहर जाने दें, पर उन्होंने कभी जाने ही नहीं दिया। क्या करते, डरते थे ना, इकलौती औलाद जो था। खैर, एक रोज़ मैं भी भीड़ पड़ा अब्बू से, बाहर सामान लेने खुद जाते हो, मैं अकेले घर में बहुत दिनों से कैद हूँ, मुझे भी बाहर जाना है, मुझे बाहर जाने दो, आज सामान मैं लेके आऊँगा। मैंने फटाफट से झोला लिया, पैसे लिए, झोला उठाया और फटाफट से बाहर को निकल गया। घर से थोड़ी ही दूर पर करीम भाई का दुकान था। करीम भाई के दुकान पे गया और भाई से थोड़ी बोला अस्सलाम वालेकुम भाई। करीम भाई, अरे आ गए तुम? यार मियाँ, लगा कि तुम इस साल तो बाहर नहीं आने वाले, अगले ही साल बाहर आओगे। अब क्या बोलता उनको, मैंने बोला मुझे भी ऐसा ही लगा था। खैर, लाओ ये सामान दे दो। अम्मी ने सारी सामान की पर्ची लिख के भेजी थी। मैं जैसे ही दे रहा था करीम भाई को, पीछे से एक हाथ आया। मैं पीछे मुड़ा
तो एक गोरा चिट्टा हैंडसम सा लड़का, भाईजान पहले सामान मुझे दे दीजिए, थोड़ी जल्दीबाजी में हूँ, माफ़ करिएगा। मैं करीम भाई से, हाँ हाँ करीम भाई पहले इसी के डाल दो, मैं बाद में ले लूँगा आपसे। वो डाल दो की बात पे थोड़ा सा शर्मा गया। उसने फटाफट से अपनी सामान की पर्ची पकड़ाई। करीम भाई भी समझ रहे थे मेरी बातों को। उन्होंने भी लपेटते हुए, देख लो सारी सामान सारी चीज़ें जो जो बोला था वो डाल दिया है, और कुछ डालना होगा तो बोल देना, वो भी डाल दूँगा। उसने करीम भाई से पर्ची वापस ली सामान की, एक एक सामान मिलाया। मिलाने के बाद करीम भाई से बोलता है, करीम भाई मैं अंजुम फूफी के पास रहने आया हूँ, ब्लॉक नंबर 7 में, फ्लैट नंबर 104। आप उनके खाते में लिख लेना। फूफी ने बोला सारा सामान खाते में लिखवाने को। करीम भाई, अरे फूफी यार, उनको भी सोचना चाहिए, लॉकडाउन का समय है, कहाँ से ले आऊँगा मैं राशन। खैर मेरे पास पैसे थे। मैंने बोला तुम ब्लॉक नंबर 7 में 104 में रहने आओ। ब्लॉक नंबर 7 में तो मैं भी रहता हूँ, 103 हमारा है, तुमको कभी देखा नहीं। तो बोला मैं अभी बाहर से आया हूँ। फटाफट उसके पैसे मैंने दे दिए। मैंने बोला ठीक है करीम भाई, ये आप रख लो, मैं ले लूँगा अभी घर जाके फूफी से। तो मैंने वो पैसे दिए, उसके साथ फूफी के घर चल पड़ा। जैसे ही घर पहुँचा तो फूफी ने दरवाज़ा खोला। अरे अदनान, अरे आसिम बेटा तुम भी आए हो, आओ आओ। घर पहुंचा तो पता चला उसका नाम अदनान है। मौसी ये क्या, ये कौन है? अरे आसिम भूल गया तू, अदनान है। बचपन में भूल गया क्या तू इसे? अंजू मासी तब कितना छोटा था, ये कितना बड़ा हो गया है। अब कैसे बताऊँ मासी को कि अदनान को देख के मेरी तो मानो जैसे जान ही खिसकी जा रही हो। दिल आ चुका था मेरा उस पर। उफ़, ऊपर से ये लॉकडाउन, कहीं आ जा भी नहीं सकता। मौका तो अच्छा था, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कैसे करूं? अदनान को कैसे समझाऊं कि मैं उससे क्या चाहता हूं? काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। खैर जैसे तैसे खुद पर काबू किया, घर वापस गया। अम्मी सामान नहीं लाया तुम? हाय अल्लाह, भूल गया। अम्मी जान 2 मिनट दो, अभी आया बस। अब्बू कहाँ जा रहा है वापस? आया अब्बू आया, बोल के वापस अंजुम फूफी के घर गया। फूफी दरवाज़ा खोलो। हाँ बोल आसिम। वो फूफी तुम्हारे सामान के पैसे मैंने दे दिए थे, तो वो पैसे मुझे तुम दे दो वापस, मैं कुछ घर के लिए सामान लेना था। अदनान सारी चीज़ें समझाता है। फूफी अच्छा बेटा आजा ले ले पैसे। फूफी से पैसे लेता हूँ। अदनान तू एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है बेटा, क्या बताऊँ? मैं मौसी के पास, क्या हुआ मौसी? देखना आसिम, ये आया हुआ है, थोड़ा सा वीक है ये पढ़ाई में, तू तो पढ़ा लिखा है, सुन ना पढ़ा देगा क्या इसको थोड़ा? ठीक है मासी, इसको भेज दिया करो डेली शाम को 2 घंटे मेरे घर, 8 से 10 पढ़ा दूंगा मैं इसको। मेरे लिए मौका बहुत अच्छा था, जो मैं चाह रहा था वही होने भी वाला था, इसलिए मैंने और रात को बुलाया था अदनान को। खैर अंजू मासी से पैसे लेता हूँ, सामान लेता हूँ और घर को लौट जाता हूँ और इंतज़ार करता हूँ अदनान का। और रात के 8 बजने का, 8 बजता है, अदनान नहीं आता। पूरी रात उसकी याद में, गंदे गंदे ख़्यालों में मैं खोया रहता हूँ। अगली सुबह मौसी के पास पहुँचता हूँ। मौसी भेजा नहीं तुमने अदनान को? अरे बेटा आसिम कल अदनान की तबीयत ख़राब हुई थी, कोई नहीं आज चला जाएगा वो। खैर उदास मन से वापस आता हूँ, फिर से 8 बजने का इंतज़ार करता हूँ। 8 बजते हैं, अदनान घर आता है। टिंग डोंग, इंतज़ार करिए आया। फटाफट से इत्र वगैरह लगाया, कपड़े पहने थे, पहुंचा दरवाजे पर। अदनान, अरे आसिम मैं अदनान, मौसी ने भेजा था। हाँ हाँ आओ। अंदर आया, मैंने उसे पढ़ाना स्टार्ट किया।
धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था खुद की खुद की मर्ज़ी को पूरा करने का। मैं काफ़ी परेशान था इस चीज़ से कि कैसे जो मैं चाहता हूँ वो पूरा करूँ। मन तो उसको डेली देख के मानो मेरा बहकता सा जा रहा था। खुद पे से मेरा कंट्रोल खोता जा रहा था। कमबख़्त उसको डेली देखता और डेली उसके ख़्यालों में खोया रहता। गंदे गंदे ख़्याल दिन भर दिमाग में चलते रहते। चलो इसी बहाने उसे छू तो पाता था, कम से कम बैठ के निहार तो पाता था। वो बहुत दिनों से होमवर्क भी नहीं करके आता जो भी मैं उसे देता। मैंने भी एक रोज़ बहुत अच्छा दिमाग लगाया और बहाना निकाला कि अब वो आएगा तो उसके साथ वैसा ही करूँगा। अगले दिन अदनान पूरा होमवर्क कंप्लीट करके आया। मुझे बहुत गुस्सा आया कि बताओ ये होमवर्क करके चला आया, वरना इसको मैंने कुछ और सोच के रखा था इसके लिए। खैर अगले दिन मैंने उसको याद करने को दिया। मुझे लगा अब तो ये नहीं कर पाएगा। अगले दिन उसने वो भी सुना दिया। मैं काफ़ी गुस्सा हो रहा था और पता नहीं क्यों अदनान खुश हो रहा था और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था अंदर से। एक रोज़ मैंने उसको रात को फ़ोन किया। मैंने बोला ऊपर छत पे आओ, मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना है। मैंने उसका ओरली टेस्ट लेना स्टार्ट किया। वो धीरे धीरे चीज़ों को सुलझा भी रहा था, पर मैं नहीं चाहता था कि वो सुलझाए। मैंने उससे एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा और वही हुआ, वो मुझे नहीं बता पाया। मैंने उसे ज़ोर से डांटते हुए कहा, जाओ और वहाँ शर्ट उतार के नंगे खड़े हो जाओ। वो काफ़ी उदास हो गया और शर्ट उतारते उतारते वो रोने सा लगा। उसने शर्ट ही उतारी थी, बनियान उसने अभी भी पहन रखी थी। उसके आँख से आंसू गिरते देख मुझसे देखा नहीं गया। मैंने उसे रोक दिया और बोला, कोई बात नहीं, रहने दो। उस रात वो मेरे कंधे पे से रखा वो और रोने लगा ज़ोर ज़ोर से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको खुश करने की बहुत कोशिश की, मुझसे गलती हो गई। और वो रोते रोते उसी रात मेरे कंधे पे ही सिर रख के सो गया। सुबह नींद खुली तो देखा कि जैसे मानो कोई मेरे होंठ को अपने होंठ से छू रहा हो। आँख खुली तो पता चला कि अदनान मेरे होंठ को अपने होंठ से चूम रहा है और मुझे देखते ही वो पीछे हट गया। उसने बोला, माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई मुझसे। मैंने तुरंत उसको अपनी तरफ खींचा और उसके होंठ को अपने होंठ में भर लिया और मैंने समझाया, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं पगले। उसके बाद अदनान उठा और चला गया। अब्बू ने देख लिया था हमें। नीचे गए, अब्बू ने अम्मी को ऐसे किस करके बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब्बू ने बोला, बेटा ये जो चीज़ें तुम कर रहे थे ऊपर वो हराम है, हमारे मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तुमने जो किया वो गलत है। मैं अभी फ़ोन करके अंजुम मौसी को सारी बातें बता रहा हूँ और अदनान को भी अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैंने अदनान को फ़ोन किया। अदनान और मैंने एक दूसरे के साथ प्लान बनाया कि हम जब भी एक टाइम बाहर निकलेंगे तो हम दोनों भाग जाएंगे। खैर अदनान से फ़ोन छीन लिया गया। मैं इधर घर में अकेला। एक रोज़ लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मैं बाहर सामान लेने पहुंचा, तभी धीरे से अदनान भी आया। अदनान आया, मुझसे बोला कि अब हम नहीं मिल सकते, हमें माफ़ कर दीजिए, जो भी हमारा था वो सब ख़त्म। मैंने अदनान से बोला, मेरे पर भरोसा है ना? उसने बोला, खुद से भी ज़्यादा। तो ठीक है, हाथ पकड़ो। और हम दोनों वहाँ से भाग गए। आज मैं और अदनान दिल्ली में रह रहे हैं। आज हम दोनों को 3 साल एक साथ हो गया और हम दोनों काफ़ी खुश हैं। सो यही थी स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी? मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसे और स्टोरीज़ का मज़ा उठा पाएँ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं
तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय बाय।